मार्केट के महारथी, और आज हमारे पास एक ऐसे महारथी हैं जिनसे मैं करीब 25 साल से बात कर रहा हूँ। काफ़ी इनसे जाना है, काफ़ी इनसे सीखा है, और एक बात इनसे हमेशा सीखी है जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हिंदी में या गुजराती में बोलेंगे भाव भगवान छे। इन टेक्निकल्स यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट द ट्रेंड, एंड इफ़ यू गो अगेंस्ट द ट्रेंड द मॉब इज गोइंग टू रॉब यू। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि हालांकि ट्रेंड मजबूत है, मगर एक महीने से मार्केट के अंदर जो गतिविधि थम सी रही है। क्या इस बुल मार्केट के अंदर हम इस समय एक पॉज देख सकते हैं? क्या सेक्टर चेंज जो हो रही है अच्छी बात है, और इस समय निवेशकों को क्या करना चाहिए? सूरी साहब, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। नमस्कार, बहुत खुशी हुई आपसे। पहली बार ज़िंदगी में हिंदी में बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जो हिंदी की ऑडियंस है काफ़ी बड़ी ऑडियंस है। डीमैट हर छोटे छोटे गली नुक्कों में खुल रहा है, तो आई एम श्योर दैट हमारे व्यूअर्स हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी कस्बे में हो, आपकी राय जानना चाहेंगे। तो बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, भले ही वो ग्लोबल मार्केट हो, भले ही वो कमोडिटी मार्केट हो, या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट हो, हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इज बैक। आपकी क्या राय है? ये सही बात है कि हम देखते हैं। देखिए ना, आप कल शाम का ही देख लीजिए। जब शाम को मैंने देखा डाउ जोन्स, तो कुछ यूएस में इन्फ्लेशन डेटा था, 500 पॉइंट डाउन नीचे था, 500-600 पॉइंट। लगा कि अगले दिन आज सुबह धुलाई हो जाएगी मार्केट की। कल भी मार्केट अपना इंडिया का नीचे था। सुबह उठे तो देखा 125 150 पॉइंट ऊपर था। तो क्या है, जो 600 700 800 पॉइंट अगर इंट्राडे डाउ स्विंग होता है, तो डेफिनिटली है, वोलेटिलिटी तो है, सच्चाई ये है। बट ये बात है कि अगर आप पूछें तो इस वोलेटिलिटी में क्या मुझे डर लग रहा है? क्या मुझे लग रहा है कि ये बुल मार्केट जो 2 ढाई साल से चल रहा है खत्म हो गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दुनिया में जो है, कि अगर ये दूसरे एसेट क्लासेस देखें, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा इश्यू जो दुनिया में हुआ था निकुंज, पिछले 2-3 साल में ये इन्फ्लेशन का डर था। कि कोविड के बाद महँगाई बढ़ गई थी, भाव बढ़ गए थे। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा तो यूएस ने बॉन्ड यील्ड्स बढ़ा दिए। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो होता है, दुनिया के हर बाज़ार पे होता है। बट अगर आप कमोडिटी प्राइसेज़ देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पिछले डेढ़ 2 साल में ये काफ़ी वहाँ से कम हुए हैं। प्री कोविड लेवल तक नहीं आए, बट फिर भी काफ़ी थम गए हैं। अब आप देखिए, आप कच्चा तेल देख लीजिए, ब्रेंट क्रूड जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, आज वो $70 पे है। तो इस हिसाब से क्या है कि कमोडिटीज़ हमें ये बता रही हैं कि इन्फ्लेशन का जो डर, जो 2 साल ग्लोबली था, वो खत्म हो गया है। दूसरा डर था लोगों को कि अगर यूएस में फेड ये जो इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर रखेगा, उससे एक रिसेशन हो जाएगा। बट अगर आप यूएस में कॉर्पोरेट नंबर्स देखें या उनकी जीडीपी नंबर्स देखें, तो ये क्या है, सरप्राइज कर रही है अपसाइड पे। तो मुझे लग रहा है कि द मार्केट इज एक्चुअली बहुत स्वीट स्पॉट में है। ऐसा कोई बड़ा ग्लोबली जो है अपहीवल नहीं है। हाँ, छोटा-मोटा लोगों में नर्वसनेस तो रहती है, बाजार बढ़ गया है, तो लोगों में एक एक हर समय डर रहता है, अरे अब क्रैश हुआ, अब गिरा। बट उसके कारण वोलेटिलिटी बढ़ती है, इमोशनल स्विंग बहुत है आजकल। बट सच्चाई में ये है कि यार, हम 1 टू 2% हम लाइफ टाइम हाई पे हैं। तो उस हिसाब से अगर इंडेक्स थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम से देखें, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम हाई पे लोगों के आजकल इमोशंस, जो जो भावना है, वो बहुत ऊपर-नीचे होती है। अब यूएस में जैसे मैंने बताया था, लास्ट नाइट ही आप देख लीजिए, इतना इतना इमोशनल स्विंग, एक ही नंबर 600 पॉइंट नीचे डाउ, और वही नंबर पे 125 150 ऊपर, 700-800 पॉइंट। तो ये है इमोशनल स्विंग्स। बट मुझे टेक्निकली या फंडामेंटली ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं लग रहा अभी। तो ग्लोबली जो हमने उतार चढ़ाव देखा है, भले ही वो क्रूड में हो, भले ही वो कमोडिटी में हो, भले ही वो ग्लोबल फेमस एनवीडिया जैसे शेयर हों, आपके हिसाब से इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, और पिच पर अगर आप खड़े हैं तो पिच पर डटे रहें, पिच अभी छोड़े ना? ख़्याल से सही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि ग्लोबली, हाँ, कोई ब कुछ नहीं होता तो बोलते भई वैल्यूएशन बढ़ गया। अब वैल्यूएशन ऐसी स्टोरी है कि भई इंडिया का क्या होना चाहिए, पी 18, 20, 22, वो कोई नहीं जानता। वो तो बाद में कहानी बनाने के लिए है। बट जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरली ऐसा कोई इश्यू नहीं है दुनिया में। जो एसेट क्लासेस मैं दूसरे देखता हूँ, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ भाई, 2-3 5% वोलेटिलिटी तो यार नॉर्मल है। अगर ऐसी नॉर्मल वोलेटिलिटी नहीं रहती, तो पूरी दुनिया जो है ना शेयर बाजार का काम करती, और कोई दूसरा कारोबार करता नहीं।
और इस कारोबार में इतने साल जो निकल गए हैं, उसमें ये सीखा है कि यार वोलेटिलिटी तो होनी ही है। और वोलेटिलिटी वैसा है कि जिसको थोड़ा लंबा ट्रेंड की समझ हो, वो बल्कि इस वोलेटिलिटी से बेनिफिट करता है, वो इसका फ़ायदा उठा जाता है। मोस्ट लोग दोस्त लोगों का क्या होता है कि भई रोज़ उनके स्टॉप लॉस लग जाते हैं, बॉटम पे बेच देते हैं, अगले दिन ऊपर आके ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वोलेटिलिटी में जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म वाले लोग पिसेंगे, तो दोनों साइड बाज़ार काटेगा उनको। बट अगर एक लंबा थोड़ा ट्रेंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, मुझे लगता है कि डिप्स पे दिस इज़ स्टिल अ बाय ऑन डिप्स। मुझे अभी भी लगता है कि 26,400-500 का मुझे निफ्टी लगता है, तो यहाँ से भी 6-7% है और अगर निफ्टी 6-7% बढ़ा, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस पूरे जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड मूव है, जो निफ्टी अभी 25,000 के आसपास है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि साल के एंड तक 5 से 6% और बढ़ सकता है? आप ये बोलना चाह रहे हैं? अ, साल के एंड तक तो एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन निकुंज के जो पेस ऑफ मूव था, जैसे पिछले 2 साल में क्या था कि मोमेंटम जो इंडेक्स में बहुत था। और अब मुझे लग रहा है कि ये हम ऐसे फेज़ में आ गए जहाँ पे मार्केट रेस्ट करेगा। देखिए करेक्शन 2 किस्म के होते हैं। एक होता है प्राइस करेक्शन और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन में क्या होता है कि भाव घट जाते हैं। भई तुम्हारा मार्केट 10, 15, 20 अब तुम्हारा मार्केट 40-50% बढ़ा है, तो उसे आधा दे दे। 25% मार्केट, 15% ऐसा कुछ दैट इज़ प्राइस वाइज़ और उसमें क्या है बहुत दर्द होता है। दूसरा होता है टाइम वाइज़ करेक्शन। टाइम वाइज़ करेक्शन में क्या होगा कि भई ऐसे आपके लेवल नहीं है, भई 25,000 का निफ्टी है, 24,000 हो जाएगा। तो जब तक 22-23,000 नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बड़ा पैनिक है। यहाँ पे अगर कई महीने भी निकाल दें तो अच्छी बात है। बिकॉज़ जब मार्केट साइडवेज़ भी होगा ना, आप देखेंगे कई सेक्टर्स और थीम्स जो है फिर भी चलेंगे। और जैसे अब हम बात कर सकते हैं कि भई अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में एक सेक्टोरियल और थीमैटिक शिफ्ट बहुत आ रहा है, पिछले 2 से 3 में। कहने को 25,000 का ही निफ्टी रहा है, बट कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छा मूवमेंट आया है। और कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं, जिन पे कंसेंसस बुलिशनेस था, सबको पसंद थे, बट आप देखेंगे वो 10-12% घट गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 5-6% है, मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा समय से आएगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये अपने साथ एक टाइम करेक्शन लेके आएगा। और ये जो टाइम करेक्शन है मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है कि ये टाइम करेक्शन है और प्राइस करेक्शन नहीं है। क्यों प्राइस करेक्शन में क्या है सब स्टॉक्स की चटनी हो जाती है। टाइम करेक्शन में क्या होता है कि कुछ तो अच्छा निकलता है, होपफुली आप उनमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। सूर्य साहब, इस बुल मार्केट का जो लीडर है, हम कहते हैं बुल मार्केट का ही लीडर होता है। ये मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं मैं। जैसे जी 1995-96 में जो बुल मार्केट चालू हुआ था वो टीएमटी में था। उसके बाद 2003 से 2008 में जो बुल मार्केट चालू हुआ था वो कमोडिटी और पावर में था। फिर हमने देखा क्वालिटी स्टॉक्स में हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा पीएसयू स्टॉक्स में, सिक्लिकल स्टॉक्स में। तो यह जो बुल मार्केट है इसकी नींव पीएसयू, सिक्लिकल्स और इंडस्ट्रियल्स पर है। मगर वो सारे शेयर इस समय उल्टे हो रहे हैं। आप कोची शिपयार्ड को देखिए, आप एचएएल जैसे एक भारी भरकम शेयर को देखिए, भले आप प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को देखिए। 15 से 25% करेक्शन रेलवेज में भी आ चुका है। 15 से 20% करेक्शन बड़े बड़े पीएसयूज में आ चुका है। तो इज़ द पीएसयू बुल मार्केट ओवर, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पी आर। हैप्पी आर एक शब्द है जिससे सब रिलेट अप करते हैं। तो क्या हैप्पी आर ओवर? नहीं, मुझे लगता है कि जो एक जब हम बड़े थीम की बात करते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि यार हर महीने चले। हर सेक्टर के भी थोड़े इंटरनल साइक्लिकल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बुल मार्केट है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स जो है, वहाँ पे लीडरशिप है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 2 महीनों से ये थोड़े शांत है। शायद 5-10% करेक्ट भी हो चुके हैं। कइयों में डीपर करेक्शन आया है, खासकर जैसे पीएसयू स्टॉक्स में है। बट ये जो है, ये मुझे लगता है इस ट्रेंड की लीडरशिप है। बट जब ये थोड़ा रुकते हैं, थमते हैं, उस समय क्या होता है कि दूसरे सेक्टर्स उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे अब देखेंगे आप आईटी चल रहा है या फार्मा चल रहा है या एफएमसीजी चल रहा है। और से ये बात ये है कि सच्चाई में कि ये जो सेक्टर है 3 जो बताए, पिछले 2 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। सो घूम फिर के जैसे मैं कहता हूँ कि कहीं कोई रेस भाग रहा था, तो कई जो बहुत आगे निकल गए थे, अब वो थोड़ा आराम करेंगे। आज और जब से वो आराम करेंगे, जो पीछे थे बच्चे, वो भी आके उनके थोड़ा कैच अप करेंगे। तो ये ज़रूरी है बाज़ार में कि एक मार्केट ब्रेडथ होनी चाहिए। सिर्फ़ चंद सेक्टर से मार्केट जब बढ़ता है, एक ही टाँग पे आदमी जब खड़ा होता है, तो गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। इस
कंसोलिडेशन फेज में या जिस रोटेशन फेज में आप देखेंगे कि दूसरे सेक्टर्स भी चल रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ये बाजार दो टांगों पे खड़ा होता है। और उस हिसाब से वो जो खड़ा है बाजार दो टांगों पे, वो उसकी क्षमता जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होती है। सो मुझे लग रहा है कि ये एक टाइम वाइज करेक्शन है, काफी सारे इंडस्ट्रियल्स और वो सब में, और द रेस्ट ऑफ द मार्केट जो है कैच अप कर रहा है। बट फॉर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स बारिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने सबने लाइफ टाइम हाई के करीब एक बार तो झलक दे दी है। जैसे आप देखेंगे एफएमसीजी स्टॉक थे या फार्मा था, ये लाइफ टाइम हाई नहीं कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि लिस्ट जो लाइफ 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई की लिस्ट है, इनसे ही अब पॉपुलेटेड है। तो मार्केट ब्रेथ होना बहुत जरूरी है। फिर भी जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि इस सेक्टर या ये जो थीम है, जो बड़ा ट्रेंड है, इसकी लीडरशिप अभी भी इंडस्ट्रियल्स है। तो सूर्य साहब, हम कहते हैं ना जी, अब कोई गेम आप खेल रहे हैं उसके अंदर आपको 3 बार चांसेस मिलती हैं। तो मैं 3 ट्रेड्स की बात करता हूँ। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, एक मीडियम टर्म ट्रेड, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड 3 से 6 महीने की ट्रेड, मीडियम टर्म ट्रेड 1 से 1.5 साल, 2 साल और 3 साल प्लस। अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि भी आप 3 ट्रेड्स ही कर सकते हैं, टाइम फ्रेम मैंने डिफाइन कर दिया है, तो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या होगी, लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होगी और मीडियम टर्म ट्रेड क्या होगी? तो मेरी 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली होगी फार्मा। बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत सालों से निकुंज अंडर परफॉर्मर रहा है। और लेकिन आप देखेंगे फार्मा कंपनी के जो रिटर्न्स रिजल्ट्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। तो और ये जो सेक्टर जब चलता है, ये बहुत एक थीमेटिक और सेक्युलर मूव होता है। आप मैंने देखा है 2008-9 से 2000 समझिए 15 तक, 6-7 साल मुझे याद है, वो साउंड फार्मा, लुपिन जैसे स्टॉक्स मार्केट को लीड करते थे। तो मुझे लगता है कि एक फार्मा में एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सोचिए बनने की संभावना है। और अगर आप लॉन्गर टर्म की बात करें, तो मुझे आज भी लगता है कि जो इंडस्ट्रियल्स है, जो इंजीनियरिंग रिलेटेड है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंफ्रा है, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक भी हैं जो काफी भाग गए हैं, वो थोड़ा रेस्ट करेंगे। बट जैसे इनके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, आप देखेंगे इनकी चाल फिर से शुरू होगी। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं फार्मा को मानता हूं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम और इस इस बुल मार्केट की जो थीमेटिक लीडरशिप है, मुझे लगता है अभी भी इंडस्ट्रियल्स है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप और हमारे चैनल पर आएँ। 18 और स्वदेश पर आने के लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपसे हिंदी में बात करके अच्छा लगा। अरे और चालू करते हैं, कब आओगे भले बता दो भाई, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। मुझे पक्का। बोला जाता है अतुल सूरी साहब इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, काफी ट्रैवल था, तो अब वापस। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज मज़ा आया। हमें तो बहुत मज़ा आया और हमें दर्शकों को बहुत मज़ा आया। तो ये बातचीत का सिलसिला और ज़्यादा जारी शुक्रिया, रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।